जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में इस तरफ एक ही बात की चर्चा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 8 से 10 विधायक यानी कि 8 से 10 एमएलए जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन देने वाले हैं। इस बात पर कितनी सच्चाई है, आज इसी पर चर्चा करेंगे और तमाम इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे बने हुए हैं उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अजय सधोत्रा है, फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं और इस वक्त चर्चाएं जो है वो गर्म है। सधोत्रा साहब क्या कहना चाहते हैं कि अभी एक तरफ से सोशल मीडिया में तमाम चीजें जो है इस तरह की अपलोड की जा रही है कि 8 से 10 विधायक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहने वाले हैं, कितनी सच्चाई है? सोशल मीडिया की हर बात सच्ची नहीं होती जी। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी मजबूत जमात है, इसकी क़यादत बड़ी मजबूत है। फारूक अब्दुल्ला साहब जो बड़े टॉवरिंग पर्सनैलिटी हैं और जम्मू कश्मीर के नहीं कहूँगा मैं, हिंदुस्तान के टालेस्ट लीडरों में एक हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब बड़े तजर्बाकार, बड़े सीनियर आदमी हैं जो 6 साल पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और आज भी चीफ मिनिस्टर हैं, 3 दफ़ा MP रहे हैं और हमारी पार्टी के नायब सदर हैं, हमारी पार्टी के प्रधान भी रहे हैं। तो लिहाजा ये जो अफवाहें हैं, ये लोग जो हैं लोगों का काम है अफवाहें ऐसी डालना जिससे कि सरकार को अनस्टेबल किया जाए। एक बड़ी साजिश है जी। मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में आगे बढ़ रही है, लोगों की मुश्किलात को हल करने की कोशिश कर रही है विद इन गिवन सर्कमस्टांसेस, और लोगों को शायद ये पसंद नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में जो स्टेट हुड का रेजोल्यूशन लाया उसको ज़ाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले किया कि साहब हमें स्टेट हुड देना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात का एक जो है हमने उसकी नुमाइंदगी है। तो अब कई लोग सोचते हैं कि शायद स्टेट हुड मिल जाएगा, उमर अब्दुल्ला साहब बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में 5 साल पूरे गवर्नमेंट चलेगी और मुझे अपने MLA साहबान पे भी भरोसा है कि वो भी अपनी लीडरशिप पर पूरा भरोसा करते हैं और वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करते हैं। जो हमारे आज MLA साहबान हैं उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है। आज अगर पार्टी पावर में आई तो उनका भी योगदान है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो अफवाहें हैं ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को, क्योंकि अब ये एक आम पहले था कि साहब 5 महीने हो गए कुछ नहीं किया जी। अब हमने 5 महीने, अभी गवर्नमेंट हुई, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने किया आपके सामने है। हमने राशन मुफ्त कर 10 किलो कर दिए, 5 किलो के। हमने माताओं बहनों के लिए, बच्चियों के लिए बस का सफ़र मुफ्त कर दिया। हमने लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। तो अब ये मसलन बच्चों की यहाँ वो आपकी वो करनी थी एज रिलैक्सेशन, वो हमने कर दी। कश्मीर में उनको इसका सेशन का फर्क पड़ता था सर्दी की वजह से, वो कर दिया। मतलब जो मसले हैं, हमने जहाँ स्टेट हुड की बात की, जहाँ हमने हमारा जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिस्टोर करने की बात की, तो ये सारी बातें शायद लोगों को पच नहीं रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है अपने जो मैनिफेस्टो के जो इनके वायदे हैं उनको आस्ता आस्ता पूरे कर रही है। तो वो 5 महीने की जहाँ 6 महीने की जब बात करते हैं तो उनके सामने ये था कि इन्होंने, हम इनको कहते हैं कुछ नहीं किया, ये प्रोपेगेंडा करो, वो चला नहीं। क्योंकि हर आदमी पूछता है भाई 5 महीने की बात करते हो, अब ये बताओ 10 साल में क्या किया। 10 साल के बाद जब आप इलेक्शन लड़ने आए, आपने किसी को नहीं कहा कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, हमने इतनी महंगाई दूर कर दी, हमने इतनी किसानों की आमदनी कर दी। आपने यही कहा हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, देश खतरे में, इस किस्म की बातें करके आपने वोट लिए। अभी सधोत्रा साहब एक नाम और सामने आया है जिसमें लिखा जा रहा था कि जो 8 से 10 MLA जो रिजाइन देने वाले हैं उनको हेडेड जो है MP श्रीनगर जो आगा सईद रहुल्ला जो है वो उनका नाम जोड़ा गया। तो क्या लग रहा है उनसे कोई बातचीत हुई है? लोगों का काम है कि इस किस्म के अफवाहें छोड़ना, और मैं समझता हूँ कि रहुल्ला भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP हैं, वो हमारे साथ भी MLA रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसी बात कर सकते हैं, मगर ये है कि अब अफवाहें हैं, वो लोग अफवाहें छोड़ते हैं। और क्या लग रहा है इसमें भी देखा रहुल्ला साहब को उन्होंने उसमें रेवेन्यू के एक मसले में फंसा दिया, उसने उसमें क्लैरिटी भी की कि मेरा उसमें कोई दोष नहीं। तो लिहाजा
क्या शोशा आता है, क्या होता है, ये सब शोशेबाजी है। इस शोशेबाजी में कुछ नहीं रखा। क्या लग रहा है इसमें भी कोई राजनीति या किसी पार्टी? शोशेबाजी है, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और ये पेश करने के लिए गवर्नमेंट अनस्टेबल है। ये स्ट्रांग गवर्नमेंट है, ये 5 साल चलेगी और उमर अब्दुल्ला साहब लोगों की बेहतरी करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं टू डिलीवर, ताकि लोगों की मुश्किलात हल हो। डॉक्टर साहब, हाल ही में असेंबली सेशन जो है वो चल रहा था, असेंबली हुई, हंगामा हुआ, लेकिन एक सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी सीनियर लीडर हैं, आपने भी काफ़ी समय सियासत में अपनी पूरी ज़िंदगी दी है। जो चर्चाएं, जो मुद्दे, जिन चर्चाओं पर बहस होनी चाहिए थी, वो चीज़ें नहीं दिखी, सिर्फ हंगामा दिखा, टेबल टूटते हुए दिखे, एक दूसरे के साथ गाली गलौज होते दिखी। देखिए, जहाँ तक अपोजिशन का तल्लुक होता है, अपोजिशन का मकसद होता है इश्यूज को उठाना और हुक्मरान पार्टी का मकसद होता है कि उन इश्यूज को जवाब देना। अगर कहीं कमी है तो हुक्मरान पार्टी को पता चलता है कि यहाँ कमी है, तो वो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा अपोजिशन को चाहिए था कि लोगों के मसले मसाइल उठाना, वो उनके मसले मसाइल नहीं उठा पाए, वो इसी में रहे। हमने 35 उड़ा दिया, हमने 370 उड़ा दिया, ना कि ये कहा कि यहाँ पानी दे दो, यहाँ बिजली दे दो, यहाँ सड़क दे दो, यहाँ गली दे दो, बच्चों की पढ़ाई की बात करो, जहाँ बच्चों की सेहत की कोई बात करो, अस्पताल की बात करो। उन्होंने कोई नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे अपना जवाब रखा, जिससे कि ऐसा लगता था कि शायद उन्होंने अपनी तरफ से ठीक कहा, अपोजिशन ने ठीक किया, क्योंकि उन्होंने लोगों को नौकरी देने का, या उन्होंने कोई उनको अपने पानी बिजली देने की बात नहीं की थी, उन्होंने उनके साथ कोई महंगाई दूर करने की बात नहीं की थी, क्योंकि दिल्ली में सरकार उनकी है। उन्होंने कहा था हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना देश खतरे में। अगर कोई खतरे में था तो उनकी कुर्सी। तो आज भी वो उसी लाइन को आगे चला रहे हैं, ना कि कोई लोगों की बात कर रहे हैं। अभी जिस तरह से बात की जाए, अभी जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो है अभी वो बहुत सारा समय है, लोग अभी भी बातें कर रहे हैं कि जो वादे किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो अपनी मैनिफेस्टो में लिखे थे, और खासकर ये सवाल अपोजिशन पार्टी भी उठा रही है सरकार से कि कहा था कि हर किसी को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, राशन की बात की थी, लेकिन सिर्फ AAY ही क्यों? गरीबों से शुरू किया, अगर शुरू तो करना था ना किसी कहीं से, शुरू किया गरीबों से, जो सेक्शन बिल्कुल मार्जिनाइज सेक्शन है सोसाइटी की, वहां से शुरू किया, तो आगे भी बढ़ेंगे आस्ता आस्ता। आप देखेंगे 5 साल के बाद जब उमर अब्दुल्ला साहब आप प्रेस के सामने आएंगे तो वो बताएंगे कि मेरी मैनिफेस्टो ये था, मैंने ये अपने काम किए, और लोग भी सेटिस्फाई होंगे। क्योंकि 5 महीने में आप कहते हो जो 5 साल के प्रॉमिसेस हैं वो पूरे हों। अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि 1 लाख नौकरी हम लगाएंगे 5 साल में, तो 1 साल होगा, आप देखेंगे 5 लग गए, 1 लाख लग गए। अगर उन्होंने कहा मैं अपने डिपार्टमेंट्स में जितने खाली स्थान है उनको पूरे करूंगा, उसके लिए प्रोसेस शुरू हो गया है, उसके लिए चल रहा है। कितनी पोस्टें रेफर हो गई हैं, आप चेयरमैन जो रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, मैडम चिप, उससे पूछ सकते हैं भाई कितना रिक्रूटमेंट की पोस्टें रेफर होकर आ रही हैं। डेली वेजेस सर नाराज हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले भी जो है डाटा कलेक्ट किया गया था, अब फिर उमर साहब ये कह रहे हैं कि अगले साल तक जो है इंतजार करना पड़ेगा, पूरा डाटा, एक टीम गठित की गई है, फिर से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद रेगुलराइजेशन की पॉलिसी के बारे में सोचा जाएगा। मैं डेली वेजेस से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको भरोसा करना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब पर, फारूक साहब पर, क्योंकि 10 साल आपने देख लिए डबल इंजन के, उसमें आपकी कोई किसी ने सुनवाई नहीं की। अब उमर साहब आए, उन्होंने हमने, देखिए मैं आपको बताऊं, 2014 में हमने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई, मैं भी उसका मेंबर था जी। उसमें हमने कहा कि इनको रेगुलाइज किया जाए, कैसे किया जाए, इसका तरीकाकार ढूंढो। उसके लिए हमने फेज्ड मैनर में वो बनाया। बदकिस्मती उनकी भी हमारी भी कि फ्लड आ गया, सारी कंसंट्रेशन फ्लड की तरफ हो गई, वो मसला रह गया, तो इलेक्शन आ गया। इलेक्शन के बाद हमारी गवर्नमेंट चली गई। अगर गवर्नमेंट हमारी आई होती तो शायद ये मसला डेली वेजेस का खत्म हुआ होगा। अब जो है हमें खदशा है कि इन 10 सालों में इन्होंने और लोग लगाए होंगे। तो ये जो कमेटी बनाने का मकसद यही है कि अगर और लोग लगाए हैं, टोटल 25 हो जाए, कितने लगाए,
जो हमारे वक्त में आइडेंटिफिकेशन हुई थी वो कोई 60,000 कुछ थी। अब कोई कहता है वो बहुत बढ़ गए हैं। अब इन्होंने भी उस दौर भाजपा कहती है एनसी ने बढ़ाए, एनसी कह रही है भारतीय जनता पार्टी ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के काम करने वाली है। भाजपा कहे बढ़ाए, तो अगर हमने बढ़ाए तो लोगों को लगाया ना, मैं खुद तो नहीं लगा, नौजवानों को लगाया। और अगर 60,000 वो निकले वहां लगे थे, मैं मानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में लगे। अब आप इसलिए रेगुलराइज नहीं कर रहे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में लगे, तो आप इस 10 साल में आपने भी कुछ लगाए होंगे। हमने इसीलिए चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में उमर साहब ने बनाई है, जो अपनी कमेटी बनाई है, कि वो सारा असरटेन करे टोटल नंबर क्या है, और फिर देखे कि इसको कैसे हल करना है, क्या होगा इसका, जो कहते हैं फेज मैनर में कैसे होंगे। और मुझे भरोसा है कि उमर अब्दुल्ला साहब इज ए मैन ऑफ द वर्ड, जो वो कहते हैं उनकी करनी और कथनी में फर्क नहीं है। अभी सरकार चल रही है, क्या लग रहा है? एक तरफ माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब हैं। आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए उसी हिसाब से सरकार काम करने में सक्षम है या नहीं? आपने देखा कि फारूक उमर अब्दुल्ला साहब ने बाज़ दफ़ा कहा कि रियासत को स्टेटहुड देनी चाहिए जम्मू कश्मीर को। अब स्टेटहुड देने की अभी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, अप्रोप्रिएट टाइम में दिखा रहे हैं। अप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है, उसकी अंग्रेजी का मतलब मुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि मैं 2019 से सुन रहा हूँ। अब मुझे आप ये बताइए कि इस किस्म की सेंसिटिव जम्मू कश्मीर रीजन है देश का, यहाँ मिलिटेंसी है, डबल इंजन सरकार ये कहते हैं, मगर मुझे ये बताइए लैंड ऑर्डर तो डबल इंजन के पास ही है। हीरानगर में क्या हो गया, उधमपुर में क्या हो रहा है, किश्तवाड़ में क्या हो रहा है, मैं जम्मू रीजन की बात कर रहा हूँ। अगर जम्मू रीजन में मिलिटेंसी बढ़ रही है, आपके 4 हमारी पुलिस के जवान शहीद हुए, बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है कि 4 जवान शहीद हुए। इन्होंने उस वक्त कहा था 5 लोग आए हैं, उनको वो पकड़ नहीं सके, मगर 2 मार दिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर डबल इंजन सरकार की बजाय यहाँ स्टेटहुड होता तो एमएलए इक्वली इन्वॉल्व होते, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती, हीरानगर के लोग इन्वॉल्व होते, तो फिर ही काम चलता। ये जो डबल इंजन सरकार से जहाँ यानी कि डुअल कंट्रोल से हमारी बेहतरी नहीं होने वाली है, बल्कि हमारी रियासत की तबाही होने वाली है। एक आखिरी सवाल, काफी लंबा समय हो चुका है सौतर साहब, जिस तरह से असेंबली में जो हंगामा हुआ वहाँ पे बहुत सारे, चाहे पीडीपी की बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, उन्होंने कहा कि एनसी ने जानबूझकर महराज मलिक को आगे रखा है कि वो हंगामे करें और जो हम सवाल पूछना चाहिए, जो भी मुद्दे हों, वो मुद्दे जो हैं वो सामने नहीं आ पाए। मुझे एक बात बताइए, बीजेपी के कितने एमएलए हैं? कितने एमएलए हैं? 28 एक के लिए हमको एक ही आदमी छोड़ना था। 28 पर भाजपा कह रही है। नहीं, भाजपा कह रही 28 पर एक ही आदमी छोड़ना था। अगर आप 28 हैं तो आप अपने सवाल करो, आप एक ही आदमी के पीछे क्यों घूम रहे हैं? आपकी फोबिया हो गया उसका। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको क्यों छोड़ेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने 42 हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इटसेल्फ हमारे सहयोगी मिला के हम कम से कम क्या कहते हैं 50 से ऊपर हैं, तो हम एक आदमी को क्यों छोड़ेंगे? अब वो क्योंकि अगर कोई ऐसा सवाल पूछ देता है, वो उसका जवाब उनके पास नहीं है, तो वो खामोश हो जाता है। आपने देखा इन 10 सालों में जल शक्ति महकमे में कितनी धांधली हुई, हमने नहीं कहा, अपोजिशन वालों ने भी कहा। उसको देखते हुए स्पीकर साहब को एक हाउस कमेटी बनानी पड़ी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी आएगा, क्योंकि उसमें क्या है, हर घर जल हर घर नल की बात थी, पाइपें दड़ दड़ लग रही थी, सोर्स नहीं है वहां। वो कौन सा स्कीम है जिसमें सोर्स नहीं हो और पाइपें दड़ादड़ लगाई हो, पाइपें दड़ादड़ खरीदी हो? तो लिहाजा बड़ी बातें ऐसी हैं। और जब कोई बात आती है कि ये करप्शन की बात है, तो ये फिर दूसरी तरफ ले जाती है बीजेपी, क्योंकि इन 10 सालों की जो करप्शन का अगर हिसाब ले तो ये बीजेपी। वाइन शॉप पर भी चर्चा हुई हर बात पे। आप मुझे बताओ, जिस एरिया में एक वाइन शॉप थी, आज आपने 10 खोल दी, मंदिर के पास, स्कूल के पास, हम तो नहीं खोलने देते थे, और आपने बाहर से लोग लाए। गरीब आदमी को रेत और बजरी लेने की इजाजत नहीं है, जहां
हमने जब सरकार छोड़ी तो उसको बजरी रेत मिलती थी कोई 800 रुपए की ट्राली, आज 5000 की ट्राली है। तो ये बीजेपी की देन है। और ये बातें जब लोग करते हैं तो उनको फिर शोर डालना पड़ता है, और फिर कहना जी हम क्यों शोर डालेंगे। रूलिंग पार्टी हमेशा चाहती है कि हाउस चलना चाहिए, और हमें भी मजा आता है, मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ, हमें मजा आता है कि वो कुछ सवाल आए और शायद हमारी भी कमी कोई हो तो हम उस कमी को करेक्ट कर सकें। अपोजिशन के जो मसले सामने आते हैं, जरूरी नहीं कि सरकार का हर मसला ठीक हो सकता है हम भी गलत करें, सरकार भी गलत करे, अपोजिशन उसको निशानदेही करती है और हमको मदद हो जाती है उसको करेक्ट करने की। मगर इनका जो सिस्टम है बीजेपी का, ये सिर्फ इल्जाम तराशी करनी और अपने 10 साल को बचाना। 10 साल पे कोई बात आएगी तो वो कहेंगे ओ ये हम पे आ गई, हम उस पर शोर डालेंगे। तो मेरी बीजेपी वालों से गुजारिश है आपके माध्यम से कि अगर आपको जम्मू के लोगों ने 29 मेंबर बनाए थे, अगर आपको जम्मू के लोगों से हमदर्दी है, थोड़ा सा भी प्यार है, आप 29 के 29, 28 के 28 जाके प्राइम मिनिस्टर साहब के दरवाजे पे बैठ जाओ कि जनाब हमें स्टेटहुड दो। स्टेटहुड कोई उमर अब्दुल्ला साहब की जात के लिए नहीं है, या फारूक साहब के जात के लिए नहीं है, या हमारी जात के लिए नहीं है, नेशनल काउंसिल जात के नहीं है। स्टेटहुड मिलेगी तो जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के मुश्किलात हल होंगे। तो हमारी जम्मू कश्मीर बड़ी रियासत थी, महाराजा साहब की रियासत थी, इन्होंने बड़ी बेरहमी से उसको दो टोटे कर दिया, उसको तोड़ दिया। और इससे ये हुआ कि लोगों के जहन में ये भी बदजनी है कि हमारा स्टेटस क्या हुआ। हर आदमी सोचता है मेरा स्टेटस ऊंचा बने, यहाँ इन्होंने हमारा स्टेटस गिरा दिया, हमें यूटी बना दिया। और हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है कि यूटी से स्टेटस बनाई जाती है, स्टेट बनाई जाती है, स्टेट से यूटी नहीं बनाई जाती। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी उनको विश्वास दिलवाया, आपने पार्लियामेंट में विश्वास दिलवाया, फिर आप एप्रोप्रिएट टाइम को ढूंढ रहे हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो इस बात को थोड़ा सा लिबरल रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं रहेंगे कि हम इसमें नेशनल कांग्रेस की सरकार है तो स्टेट नहीं देंगे, बल्कि स्टेट देंगे ताकि जिससे जम्मू कश्मीर लोगों की बेहतरी हो और जम्मू कश्मीर के लोग समझे कि खासकर जम्मू के कि अगर हमने 29 MLA बनाए जम्मू के तो प्रधानमंत्री साहब ने हमको स्टेटहुड दे दी और आगे हमारी रियासत तरक्की करेगी। अभी सर आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो अब लागू हो चुका है, कानून बन चुका है, उसको लेकर जो है वेस्ट बंगाल में, चाहे हम बंगाल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपसी विवाद जो है वो हो रहा है, और जम्मू की बात करें यहाँ पर भी बहुत सारे नेताओं ने नाराजगी जताई है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ तक वक्फ बोर्ड बिल का तल्लुक है, मैं इस बात का बड़ा मेरा मतलब कंसिडर्ड ओपिनियन है कि कभी भी आपको मजहब की उसमें नहीं आना चाहिए, दखल नहीं देना चाहिए। आज आपने इस्लामिक उसमें दखल दिया, कल आप हिंदू मजहब में दखल दोगे, परसों सिख मजहब में दोगे। जो हिंदुस्तान जो है ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ हर मजहब को अपने ढंग से पनपने की, अपने ढंग से पाठ पूजा करने की इजाजत है। कल आप जम्मू श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, तो वहाँ जैसे आपने जहाँ हिंदू को भी बोर्ड का मेंबर बनाने का प्रोविजन रखा, कल आप श्राइन बोर्ड में चेयरमैन किसी मुस्लिम को बना दोगे, जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं। तो इसलिए मेरी इनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके अपने वोटों की खातिर इस किस्म की सियासत नहीं करें, इससे नफरत पैदा होती है। चलिए, शुक्रिया सर साहब। तो 8 से 10 विधायक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने की बात कर रहे थे, और इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही थी, और इसका खंडन करते हुए अजित मल्होत्रा ने कहा है कि ये सिर्फ र्यूमर्स है और ये जानबूझकर ऐसी खबरें जो हैं वो तेजी से वायरल हो रही हैं। अब आपको क्या लगता है खबर देखकर? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।